के तीसरी तिमाही के नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। Q3 में मुनाफा 11,909 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए हुआ है। एबिट 15,465 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,657 करोड़ रुपए है। एबिट मार्जिन 24.1% से बढ़कर 24.5% पे पहुंचा है। लेकिन आय में गिरावट दिखी है। यह आंकड़ा 64,259 करोड़ रुपए से घटकर 63,973 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड और 66 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। लेकिन एट्रिशन रेट 12.3% से बढ़कर 13% हो गया है। और नतीजों पर टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने कहा है कि कंपनी के लिए Q3 मुश्किल रहा और मेजर मार्केट्स में ग्रोथ नेगेटिव रही। We had negative sequential growth in all geographies, all major geographies, and to some extent that had a seasonality, and we've been calling out the trends in Q3. Most of Q3 were showing a softness in discretionary demand. So both these contributed to the negative sequential growth in all major markets. But the point that we wanted to emphasize here is the TCV going up after 2 quarters, and TCV going up in North America, going up in BFSI, CBG. All of them portend well for our, at least gives us a confidence on medium term. दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में हो रही मीटिंगों में नड्डा प्रदेश के प्रभारियों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों से साथ बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव मैदान में घेरने की रणनीति भी बन रही है। इस संबंध में प्लानिंग की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट और 5 अन्य ओबीसी जातियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में दिल्ली के जाट नेताओं से वादा किया था कि जाट को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन 10 साल के उनके साथ के बाद भी उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। दिल्ली में जाट, रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण और ओड जातियां ओबीसी की सूची में है, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। इसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। केजरीवाल ने कहा है कि वो जाट समेत इन जातियों की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र की ओबीसी लिस्ट में इन्हें जगह दिलाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि केजरीवाल चाहते तो संवैधानिक तरीके से जाटों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश करते, लेकिन 10 साल के बाद केजरीवाल को याद आया है कि जाट उन्हें वोट नहीं करते, इसलिए वो राजनीतिक पत्र लिख रहे हैं। तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा, ये तो भाई संविधान के आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती, तो वो सब काम करिए ना। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी जंग ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन की ज़्यादातर पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था तो इसे भंग कर देना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था। ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। शिवसेना यूवीटी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो आप पर हमलावर ना हो। अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल के लिए प्रचार करने की बात कही है। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एजेंडा और नेता कुछ भी स्पष्ट नहीं तो इसे भंग ही कर देना चाहिए।
दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिल के काम करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है? क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। एक एएसपी और एक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर ये जांच करेंगे। संभल में 1978 के दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा आगजनी हुई थी और कई हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था। हाल में संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर फिर से खोला गया है, जो इन दंगों के बाद 40 साल से बंद था। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद इस मंदिर को खोला गया था। इसके बाद विधान पार्षद श्री चंद शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने अरैल घाट पर स्नान घाट की तैयारियों का जायजा लिया और संगम पर मां गंगा का पूजन ध्यान किया। महाकुंभ के श्री गणेश के ठीक पहले योगी आज से 2 दिन संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वो संतों से भी मुलाकात करेंगे। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की जमघट बढ़ रही है। आज से लगातार 3 दिन तक साधु संतों के 3 अखाड़ों की पेशवाई भी निकलने वाली है। 3 अखाड़ों की पेशवाई निकली और धूमधाम से उनका नगर प्रवेश हुआ। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अनिको की पेशवाई एक साथ निकाली गई। इसके साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई बाकी है। पिछले कुछ साल से कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिएस्टर में तब्दील हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है कारण? क्या कॉटन के कपड़े अब कम बिकेंगे? ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। यह है अहमदाबाद का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल यूनिट। इसकी शुरुआती पहचान कॉटन के कपड़े बनाने में थी, लेकिन बीते कुछ सालों से फैक्ट्री पॉलिएस्टर कपड़ा भी बना रही है और इसकी वजह है पॉलिएस्टर कपड़ों की बढ़ती डिमांड। हमने हमारा पहला स्टेबलाइज कांकरिया टेक्सटाइल जब किया था, उस समय हम लोग पॉलिएस्टर से जुड़े हुए थे। तो 2002 से लेकर के 2010 तक हमने काफी पॉलिएस्टर का काम किया। उस समय पॉलिएस्टर का चलन बहुत ज्यादा था। उसके बाद 2012 के बाद में हमने टोटली कॉटन में कन्वर्ट हो गए। कॉटन प्राकृतिक है जबकि पॉलिएस्टर सिंथेटिक। दोनों की कीमत में भी काफी अंतर है। एक और जहां फैक्ट्री में कॉटन 68 रुपए प्रति मीटर में बनता है, वहीं पॉलिएस्टर की लागत 36 रुपए प्रति मीटर ही आती है। कॉटन वैसे ही महंगा है और इस वक्त इसका भाव भी ऑल टाइम। एसोसिएशन का कहना है में करीब 125 यूनिट्स हैं, जिन यूनिट कॉटन से पॉलिएस्टर पर शिफ्ट चुकी हैं। कुछ यूनिट्स में और पॉली है। इंडस्ट्री में आने वाले कारण है चीन से इंपोर्ट हो रहा सस्ता पॉलिएस्टर, जिस पर सरकार को ध्यान चाहिए। कॉटन सिस्टम में शिफ्ट होने का वजह है, एक तो अब पॉलिएस्टर कॉटन पे लगा और सप्लीमेंट आपसे रेट है का पॉलिएस्टर का 70 जॉब काफी जॉब होता है। अभी फिलहाल पॉलिएस्टर की तरफ और चाइना का कपड़ा भी काफी ज्यादा हो रहा है। भारत दुनिया में कॉटन की सप्लाई करता है। ऐसे में कुछ जरूरी बदलाव करने से इंडस्ट्री के हालात स्तर पर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।